बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एंडोक्राइनोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिस पे आपकी सारी एंडो ने आगे बेस करना है, यानी कि उसका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 75। गाइटन को मैं बेस बना के चलूँगी क्योंकि गाइटन ही आप लोगों की रेफरेंस बुक है और इसी को सब बच्चों ने मोस्टली कंसल्ट करना होता है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि मैक्सिमम पॉइंट इसी बुक से बताए जाएँ, ताकि इस बुक में जो भी कोई लाइन्स लिखी हुई हैं वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएँ। अच्छा जी, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमें 3 टर्म्स का आइडिया होना चाहिए। एक इसमें आ जाती है न्यूरोट्रांसमीटर्स, साइटोकाइन्स और लोकलाइज्ड हार्मोन्स। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं? सिंपल सी बात है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ऐसे आप कहने मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि न्यूरॉन से रिलीज़ होते हैं और न्यूरॉन पे ही एक्ट करते हैं, ठीक है? इसकी एग्जांपल इस तरह से हम ले लेते हैं, फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये जब भी कोई न्यूरल सिग्नल ने ट्रांसमिट होना होता है तो 2 तरह के न्यूरॉन्स प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? ये मैं फ़र्ज़ कर लें बना लेती हूँ एक न्यूरॉन और उसके बाद ये होता है नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है? ये दरमियान में हमारे पास स्पेस होती है जिसको हम सिनेप्टिक लेफ्ट कहते हैं। तो होता है क्या है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि इस न्यूरॉन से रिलीज़ होंगे और इस न्यूरॉन के ऊपर एक्ट करेंगे, उनको हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ठीक है? यानी कि वो न्यूरॉन का सिग्नल लेके जा रहे हैं, एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन तक लेके जा रहे हैं, तो इनको हम कह देते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। इसको आप कह सकते हैं प्री सिनेप्टिक और इसको कह सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन दोनों के दरमियान में सिनेप्टिक लेफ्ट है, यहाँ पे साइनैप्स बन रहा है। तो साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन होगा वो हो जाएगा प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और जो साइनैप्स के बाद वाला न्यूरॉन होगा वो होगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो अब ये प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के दरमियान में सिनेप्टिक लेफ्ट है और जौन सा मॉलिक्यूल या जौन सा सब्सटेंस यहाँ से रिलीज होगा और इस पर एक्ट करेगा उसको हमने कह दिया न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है? अब न्यूरोट्रांसमीटर का वर्ड पूरी एंडो में जगह जगह पे यूज़ होगा, तो जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर का वर्ड यूज़ हो तो आप लोगों को उसका मीनिंग जो है ना वो यहाँ से सारा उसका मैकेनिज्म समझ में रिवाइज हो जाना चाहिए। अब दूसरे नंबर पे टर्म आ जाती है साइटोकाइन्स की। साइटोकाइन्स बेसिकली ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मेनली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में रोल होता है, ठीक है? न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर रहे हैं? सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। साइटोकाइन्स ने भी सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है, लेकिन इन्होंने कह रहे हैं कि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो हमें पता है ना कि वाइट ब्लड सेल्स ने वहाँ पे आके फाइट करनी होती है और वाइट ब्लड सेल्स की हमें रिक्रूटमेंट चाहिए होती है उस जगह पे। तो ये जो साइटोकाइन्स होते हैं ये वाइट ब्लड सेल्स तक सिग्नल भेजते हैं कि इस जगह पे इंजरी हो गई है, यहाँ पे आके वो हीलिंग का प्रोसेस इनिशिएट कर दें। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं कि जो साइटोकाइन्स होते हैं वो ऑटोक्राइन भी हो सकते हैं, पैराक्राइन भी हो सकते हैं, एंडोक्राइन भी हो सकते हैं। ऑटोक्राइन का मतलब है कि ऐसे साइटोकाइन्स जो कि जिस सेल से प्रोड्यूस होंगे उसी के ऊपर एक्ट कर देंगे, ठीक है? जैसे फर्स्ट कर लें, यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट कर लें एक सेल है ना, इसने वो साइटोकाइन प्रोड्यूस किया है, यहाँ से साइटोकाइन प्रोड्यूस हो गया वापस इसी सेल के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास जो टर्म होगी ना इसको कहेंगे ऑटोक्राइन। दूसरी टर्म आ जाती है पैराक्राइन। पैराक्राइन ये होता है कि आपके पास 2 सेल थे, एक ये सेल था, एक ये सेल था। इस सेल ने प्रोड्यूस किया कोई साइटोकाइन और इसके एडजेसेंट जो सेल पड़ा हुआ है, इसके नेबरहुड में जो सेल पड़ा हुआ है, ये साइटोकाइन उस पे जाके इफेक्ट करेगा। तो इस टर्म को हम कह देते हैं पैराक्राइन। फिर टर्म आ जाती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है कि ये सेल है, इसने यहाँ से रिलीज किया साइटोकाइन और ये साइटोकाइन डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला गया, ठीक है? इसने किसी भी सेल के ऊपर एक्ट नहीं किया, तो ये टर्म आ जाती है एंडोक्राइन। अब आ जाते हैं लोकलाइज्ड हार्मोन्स। लोकलाइज्ड हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टिश्यू या स्पेसिफिक सेल के ऊपर ही एक्ट कर सकते हैं और इसकी रीज़न क्या होती है कि उस हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो सिर्फ उसी स्पेसिफिक टिश्यू या उसी स्पेसिफिक सेल पर प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं गाइडन में जो मेन हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, केमिकल स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हार्मोन्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन हम डिफरेंट बेसिस पे करते हैं। जो डिटेल्ड क्लासिफिकेशन है वो इंशाल्लाह मैं इसे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में सारी एक्सप्लेन कर दूँगी। अभी तक जो उन्होंने गाइडन में हमें बताया हुआ है थोड़ा-सा पॉइंट वो ये बताया हुआ है कि जनरली हमारे पास 3 क्लासेस होती हैं हार्मोन्स की। एक होते हैं प्रोटीन्स, एक होते हैं स्टेरॉइड्स और एक होते हैं हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ अमाइन्स, ठीक है? अब पहली क्लास है प्रोटीन्स की एंड पॉलीपेप्टाइड्स की। आपने मेनली ये बात याद रखनी होती है कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स निकाल रहे हैं। कौन से ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन की क्या नेचर है, ठीक है? इसमें से बहुत से एमसीक्यूज़ भी बनते होते हैं। तो इसमें अब आप एक कह लें कि निमोनिक की तरह याद रख लें कि प्रोटीन भी पी से स्टार्ट हो रहा है और जितने भी ग्लैंड्स हैं जहाँ से प्रोटीन नेचर वाले हार्मोन्स निकलेंगे वो भी पी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हुआ है 3 पीज़ हैं। सबसे पहले जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी हो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो, उससे जितने भी हार्मोन्स निकलेंगे वो प्रोटीन इन नेचर होंगे। उसके बाद पैनक्रियास, जितने भी हार्मोन्स निकलेंगे वो सारे प्रोटीन इन नेचर होंगे। इसी तरह से पैराथायरॉइड ग्लैंड से जितने भी हार्मोन्स निकलेंगे वो सब के सब प्रोटीन इन नेचर होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारे पास सेकंड जो क्लास आ जाती है वो हो जाती है स्टेरॉइड्स की।
अब स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, आपने दो बातें याद रखनी है, जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में और जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके दो पोर्शन होते हैं, आउटर पोर्शन को एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पोर्शन को एड्रीनल मेडुला कहते हैं। मैं सिर्फ बाहर वाले पोर्शन की बात कर रही हूँ, एड्रीनल कॉर्टेक्स की। एड्रीनल कॉर्टेक्स और जितने भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, इनसे जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं वो सारे स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। और अगर आपको कोई एमसीक्यू हो जाए और आपके ज़हन में ना आ रहा हो तो एक ट्रिक याद रख लें कि जितने भी हार्मोन्स, मेजॉरिटी ऑफ द हार्मोन्स ऐसे ही हैं जो कि एंड हो रहे हैं ONE, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें, हमारे पास एल्डोस्टेरोन है, इसी तरह से प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है। तो ये जो जितने भी हार्मोन्स ONE पे एंड हो रहे होते हैं ना, सारे मोस्ट कॉमनली स्टेरॉइड इन नेचर ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैटेगरी हमारे पास आ जाती है डेरिवेटिव्स ऑफ द अमाइनो एसिड टायरोसिन, ठीक है। इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि अमाइन डेरिवेटिव्स हैं। तो इसमें सिर्फ हमारे पास जो एड्रिनल मेडुला हमने पोर्शन छोड़ दिया था उससे निकलने वाले हार्मोन्स और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स होते हैं, वो अमाइनो एसिड टायरोसिन है उससे डिराइव हुए होते हैं। इस वजह से हमको कह देते हैं कि ये अमाइन डेरिवेटिव्स हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पर उन्होंने लास्ट टाइम में डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी हमारे पास क्लास ऐसी नहीं है हार्मोन्स की अभी तक डिस्कवर हुई जिसकी नेचर पॉलीसेकेराइड हो या फिर वो न्यूक्लिक एसिड इन नेचर हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट बाकी जो पेज पे बातें लिखी हैं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी जब आप लोग आगे एंडो पढ़ेंगे, हर हर हार्मोन को सेपरेटली पढ़ेंगे, हर एक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, ये सब बातें खुद ही समझ आ जाएंगी। एक बात यहाँ पे सिर्फ क्लियर कर लें, दो टर्म्स होती हैं इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होती है पॉलीपेप्टाइड और एक होती है प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड का वर्ड हम तब यूज़ करते हैं जब भी आपके पास जो अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी जो अमाउंट है वो 100 से कम हो, ठीक है। प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड किस तरह से बनता है कि इस तरह से होता है ना, अमाइनो एसिड की एक चेन होती है कि एक अमाइनो एसिड है, इसके साथ फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड जुड़ जाएगा, इसके साथ नेक्स्ट जुड़ जाएगा। अगर ये जो अमाइनो एसिड एक चेन में लगे हुए हैं इनकी अमाउंट 100 से कम हो तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। लेकिन अगर ये अमाउंट 100 से ज़्यादा हो जाए तो इसी चीज़ का नाम चेंज हो जाता है और ये बन जाती है प्रोटीन, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, टेबल है, इसमें से एससीक्यू कोई नहीं आता, सिर्फ आपके पास इसमें से एमसीक्यूज ही आने हैं और इस टेबल में कोई ऐसा समझाने वाली बात नहीं है, ये सब टोटली रट्टा है आपका, ठीक है। इसमें आपने देखना है कि यहाँ पे उस तरफ उन्होंने जो पहला कॉलम दिया हुआ है उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि टिश्यू कौन सा है, उसे नेक्स्ट में उन्होंने बताया इस टिश्यू से कौन कौन से हार्मोन्स निकल रहे हैं, इन हार्मोन्स के फंक्शन क्या है और इसकी नेचर क्या है। अब ये टेबल बहुत बड़ा है, इसको देख के एकदम से घबरा नहीं जाना। अगर आप लोग इस तरह कर लें कि आप लोगों को मेजर फंक्शन अगर याद नहीं भी होते तो उसमें परेशानी की बात नहीं है। अभी आपने जितने भी हार्मोन्स यहाँ पे लिखे हैं इनका सेपरेट सेपरेट आगे जाके डिटेल में इनको पढ़ना है, ठीक है। हर हर हार्मोन पे उन्होंने पूरा पूरा चैप्टर लिखा हुआ है और उसके अंदर उसके सेपरेटली फंक्शंस दिए हुए हैं। तो जब आप वो करेंगे तो आपको यही वाले फंक्शन दोबारा रिकॉल होंगे और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। बाकी जो इनकी केमिकल नेचर है इसमें हम थोड़ी सी ट्रिक इस तरह से याद रख सकते हैं कि जितने भी हार्मोन्स हमारे पास हाइपोथैलेमस से, एंटीरियर पिट्यूटरी से और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकले हैं वो सारे पेप्टाइड इन नेचर है, ठीक हो गया। उसके बाद थायराइड वाला हम अभी पीछे हमने देखा क्लासिफिकेशन में कि क्या थे, टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव हो रहे थे तो ये अमाइन डेरिवेटिव्स हैं। एक एक्सेप्शन इसमें आ जाती है कैल्सीटोनिन की जो कि पेप्टाइड इन नेचर है, ठीक है। उसके बाद हम देख के आए हैं कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से उनसे रिलीज होंगे वो स्टेरॉइड इन नेचर होंगे, एड्रिनल मेडुला से रिलीज होने वाले अमाइन इन नेचर होंगे। बाकी देखिए पेनक्रियाज भी पी से स्टार्ट हो रहा है, पैराथायरॉइड भी पी से स्टार्ट हो रहा है, तो इनसे निकलने वाले हार्मोन्स भी पेप्टाइड इन नेचर होंगे। उसके नीचे आपके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं तो इनसे निकलने वाले हार्मोन्स की हमने पहले बात की थी कि वो हमेशा स्टेरॉइड इन नेचर होंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये टेबल उसी जो पीछे हमने टेबल अभी डिस्कस कर रहे थे उसी की कंटिन्यूशन है, ये आपने उसी तरह से याद करना है। नीचे हम देख लेते हैं कि अब हार्मोन्स ने रिलीज़ होना है, पूरे एंड में हमने यही पढ़ना है कि ये वाला हार्मोन कहाँ कहाँ से सिक्रीट हो रहा है। तो हार्मोन्स की सिक्रीशन को भी रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला ने हर निज़ाम का एक चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है। अगर कोई भी हार्मोन ज़रूरत से ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता रहेगा कॉन्टिन्यूसली बॉडी में तो अल्टीमेटली वो डैमेज ही कॉज करेगा। तो हार्मोन की सिक्रीशन को रेगुलेट करने के 3 मैकेनिज्म होते हैं हमारी बॉडी में। नंबर 1 पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नंबर 2 नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नंबर 3 साइक्लिक वेरिएशन। अब साइक्लिक वेरिएशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा है, मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जिनका जो रिलीज़ होता है, जो सिक्रीशन होती है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ एसोसिएटेड होती है। फॉर एग्जांपल आप लोग आगे जाके कॉर्टिसोल का सर्केडियन रिदम देखोगे। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो डे टाइम पे ज़्यादा निकल रहे होते हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो इवनिंग पे ज़्यादा निकल रहे होते हैं। तो ये जो साइक्लिक वेरिएशन होती है, सर्केडियन रिदम होता है ना, इसके थ्रू हार्मोन्स की सिक्रीशन को रेगुलेट किया जाता है। यहाँ पे एक बात आप नोट डाउन कर लें कि जो सर्केडियन रिदम होता है हार्मोन्स की सिक्रीशन को रेगुलेट करने वाला, उसको इंटर्न कंट्रोल कर रहा होता है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस, ठीक है। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस और इसको हम मास्टर्स क्लॉक भी कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास हार्मोन्स हमने पढ़े हैं, प्रोटीन इन नेचर, अमाइन इन नेचर, स्टेरॉयड इन नेचर, यही 3 मैंने कैटेगरीज़ पढ़ी हैं। जो प्रोटीन इन नेचर और अमाइन इन नेचर वाले होंगे वो वाटर सॉल्युबल होंगे, फ्रीली ब्लड में ट्रैवल करेंगे। लेकिन जो स्टेरॉयड इन नेचर होंगे वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, तो उनको कोई ना कोई कैरियर चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पढ़ा था कि जो थायरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो इस तरह से खुले ट्रैवल नहीं कर सकते ब्लड में। क्यों? क्योंकि वो फुली सॉल्युबल नहीं होते। जिस तरह से प्रोटीन सॉल्युबल होती हैं, उस तरह से वो सॉल्युबल नहीं होते। तो उनको अपने से कोई कैरियर चाहिए। यहाँ पे मैंने नाम लिखा हुआ है, देखें, थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन अपने लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा प्रोटीन है, और ग्लोबुलिन का फंक्शन यही होता है कि बहुत से मॉलिक्यूल के साथ अटैच होके उनको मूव करने में हेल्प आउट करती है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल याद रखें कि थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है जिसने थायरोक्सिन को अलाउ करना होता है वो फ्रीली ट्रेवल कर सके इन दी ब्लड। ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाएँ तो हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स आ जाते हैं। इसमें उन्होंने कोई इतनी डिटेल में बात नहीं की हुई, सिर्फ़ आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी किसी हार्मोन ने एक्शन करना होता है तो उसने एक स्पेसिफ़िक रिसेप्टर के साथ जाके अटैच होना होता है, ठीक है? ये रिसेप्टर कौन-सा होता है, हर हार्मोन के लिए स्पेसिफ़िक होता है, और जिस सेल के ऊपर ये रिसेप्टर होता है, सिर्फ़ ये नहीं होता कि उस सेल के ऊपर सिर्फ़ एक ही रिसेप्टर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंसुलिन है, उसने अपना जाके एक्शन किसी टिश्यू पे परफ़ॉर्म करना है, तो उसके ऊपर मल्टीपल रिसेप्टर्स प्रेज़ेंट होंगे उस टिश्यू के ऊपर, जिसके ऊपर जाके इंसुलिन बाइंड करेगी और फिर अपना एक्शन जो होगा वो परफ़ॉर्म करेगी। एक बात आप ये याद रख लें कि हमारे पास जो रिसेप्टर्स होते हैं ये 3 जगह पे हो सकते हैं। या तो सेल की प्लाज़्मा मेम्ब्रेन पे होंगे, या फिर सेल के साइटोप्लाज़्म में होंगे, या फिर सेल के न्यूक्लियस में होंगे। यहाँ पे उन्होंने ये क्लासिफ़िकेशन दी भी हुई है, ये देखें ये वाली। लोकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अब कौन से होंगे? सेल मेम्ब्रेन पे। ये किन हार्मोन्स के लिए होंगे? ये उन हार्मोन्स के लिए होंगे जो कि हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल है। तो इसमें कौन से हार्मोन्स आ जाएँगे? प्रोटीन्स और अमाइन डेरिवेटिव्स वाले। दूसरे नंबर पे हमारे पास रिसेप्टर्स हैं सेल साइटोप्लाज़्म में। अब सेल साइटोप्लाज़्म में वो वाले हार्मोन्स जाके कर सकते हैं जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, और प्लाज़्मा मेम्ब्रेन क्या है? लिपिड इन नेचर है। तो इसका मतलब स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होंगे वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर साइटोप्लाज़्म में जाके अपने रिसेप्टर्स पे एक्ट करेंगे। ठीक हो गया? तीसरे नंबर पे आ जाते हैं सेल के न्यूक्लियस। अब देखिए सेल के न्यूक्लियस पे जो हार्मोन्स एक्ट करते हैं उनकी जो नेचर होती है थोड़ी-सी कह लें एम्बिगुअस सी होती है, और हाइड्रोफिलिक नेचर भी रखते हैं और लाइपोफिलिक नेचर भी रखते हैं। हाइड्रोफिलिक नेचर क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ब्लड में जो ट्रैवल कर रहे हैं वो इसलिए ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़े बहुत हाइड्रोफिलिक होंगे, ठीक है? डायरेक्टली हाइड्रोफिलिक ना सही, लेकिन इनडायरेक्टली हाइड्रोफिलिक होंगे, वो किसी प्लाज़्मा प्रोटीन के साथ अटैच होकर ट्रैवल कर पाते हैं। और लाइपोफिलिक इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने बाहर पहले प्लाज़्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके साइटोप्लाज़्म में एंटर हुए, फिर साइटोप्लाज़्म में से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ये न्यूक्लियस में एंटर होके अपना जो एक्शन है परफ़ॉर्म कर रहे हैं। ठीक हो गया? एक आप यहाँ बात याद रख लें, नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है नंबर एंड सेंसिटिविटी ऑफ हार्मोन रिसेप्टर्स। इनमें उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं की हुई, सिर्फ़ इतने से बात की हुई है कि जो हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं डिफरेंट सेल्स पे, उनका नंबर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। ये टोटली चेंज होते रहते हैं, कभी इनकी न्यू सिंथेसिस हो जाती है, कभी जो बने होते हैं उनकी डिग्रेडेशन हो जाती है। तो 2 टर्म्स यहाँ पे उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, ये रिपीटेडली यूज़ होंगी। आगे आप लोग फार्माकोलॉजी डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें भी रिपीटेडली मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग में यूज़ हो रही होती हैं। एक टर्म है डाउन रेगुलेशन, एक टर्म है अप रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन के नाम से हमें पता चल रहा है कि रिसेप्टर्स डाउन रेगुलेट हो गए हैं, रिसेप्टर्स का नंबर डिक्रीज़ कर गया है। अब इसकी क्या-क्या कॉजेज़ हो सकती हैं या क्या-क्या मैकेनिज़्म हो सकता है? सबसे पहले ये होता है कि आपके पास जो रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी वैसे ही किसी वजह से इनएक्टिवेशन हो गई है, ठीक है? दूसरे नंबर पे ये आ जाता है कि आपके पास अगर रिसेप्टर्स बिल्कुल ठीक हैं, तो जो उनसे सेकंड मैसेंजर सिस्टम को वो एक्टिवेट कर रहे थे, वो सेकंड मैसेंजर सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व थे, उन मॉलिक्यूल्स की इनएक्टिवेशन हो गई है, ठीक है? तीसरे नंबर पे आ जाता है कि टेम्परेरीली जो रिसेप्टर्स थे, कि मेम्ब्रेन के अंदर चले गए हैं, ठीक है? इनवर्ड उनकी फोल्डिंग हो गई है, जिसको हम सीक्वेस्ट्रेशन कहते हैं। चौथे नंबर पे ये आ जाता है कि कोई एंजाइम से लाइसोसोमल एंजाइम जिन्होंने रिसेप्टर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है। और पाँचवें नंबर पे आ जाता है कि रिसेप्टर्स इनकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है, ठीक है? तो ये हमारे पास 5 मैकेनिज़्म हो गए डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स के। और एक होती है हमारे पास टर्म अप रेगुलेशन। अप रेगुलेशन को उन्होंने ऐसे मैकेनिज़्म डिस्कस नहीं किए हुए। अप रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर सिर्फ तब होती है जब हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन चाहिए होता है किसी भी हार्मोन्स का, तब जो बॉडी होती है वो रिसेप्टर्स को अप रेगुलेट करके उनका नंबर इंक्रीज़ कर देती है, ताकि जो हार्मोन्स है उसके साथ मैक्सिमम बाइंडिंग शो करके अपना जो एक्शन है परफॉर्म कर सकें। अब बाकी जो हमारे पास सेपरेटली मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन उन्होंने हार्मोन्स दिया हुआ है, 4 मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होते हैं। एक हमारे पास सबसे पहले आता है जी प्रोटीन लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर, एक होता है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर, एक होता है एंजाइम लिंक्ड हार्मोन रिसेप्टर, और एक हमारे पास जो आप लोग काफ़ी दफ़ा पीछे भी पढ़ के आ चुके हो, साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक जीएमपी वाला मैकेनिज़्म, ठीक है? और एक हमारे पास होता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग का क्या मतलब है कि ऐसे हार्मोन्स जो न्यूक्लियस के अंदर जाके एक्ट करेंगे, उनका क्या मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा। तो ये जो सारे मैकेनिज़्म हैं, इनको इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो आएगी उसमें डिटेल से बारी-बारी डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।